सिक्योरिटीज शेयर होल्डर से वापस दे दिए उसका वेरिफिकेशन होता है कि मतलब वो उसी कंपनी का शेयर होल्डर्स है कि नहीं है, वो वेरीफाई करते हैं। तो वेरिफिकेशन के लिए 21 डेज का टाइम दिया गया है। 21 डेज में अगर रिजेक्ट नहीं किया कंपनी ने तो इट विल बी मीन कि वो बायबैक हैज बीन एक्सेप्टेड। तो ये 21 डेज का टाइम से एक टाइम लिमिट यहाँ पे दिया हुआ है। कंपनी शैल विद इन 7 days फ्रॉम 21 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ द ऑफर मेक पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन इन कैश जिसका सिक्योरिटीज एक्सेप्ट हो गया था। तो जिसका बायबैक करने के बाद जिसका सिक्योरिटीज एक्सेप्ट कर लिया उसको पैसा दे देना होगा। बिकॉज उनमें 21 डेज फ्रॉम द एक्सपायरी विद इन 7 days पैसा देना होगा विद इन 7 days फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 21 डेज। बायबैक का ऑफर क्लोज हुआ उससे 21 डेज तक तो वेरिफिकेशन का टाइम लिमिट है। कंपनी अगर चाहता है तो उस शेयर होल्डर को मना कर सकता है कि आपका सिक्योरिटीज बायबैक नहीं करेंगे। 21 डेज इज द टाइम लिमिट फॉर वेरिफिकेशन। 21 डेज के बाद जो 7 डेज होता है उस 7 डेज में या तो पेमेंट कर देना होगा या फिर शेयर सर्टिफिकेट्स रिटर्न कर देना होगा। जिसका एक्सेप्ट नहीं किया उसको रिटर्न कर दो अपना शेयर सर्टिफिकेट। फिर क्या है टाइम लिमिट। Every buyback shall be completed within a period of 1 year from the date of passing special resolution. Special resolution 1 साल तक के लिए वैलिड रहेगा। 1 साल के अंदर अगर तुमको बायबैक करना है तो कंप्लीट करना होगा। Sources: the buyback may be from existing shareholders, जो कंपनी के existing shareholders हैं उनसे बायबैक हो सकता है, और on a proportionate basis, or from the open market, or by purchasing the securities issued to employees. ESOP या ESOP भी हो सकता है, स्वेट इक्विटी शेयर्स भी हो सकते हैं। तो एम्प्लॉयज से खरीद सकते हैं वापस, हम ओपन मार्केट से ले सकते हैं और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से ले सकते हैं वापस। सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट। सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज मेड अ फुल इंक्वायरी and they are of the opinion that it is capable of meeting all its liabilities and will not be rendered insolvent within a period of 1 year. ये इसको बोला जाता है सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक डिक्लेरेशन देगा कि ये बायबैक हो जाने के बाद भी, बायबैक मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल कम हो रहा है लेकिन डेट जितना वो तो रह रहे, लायबिलिटीज जितना वो तो रह रहे ना। तो ऐसा नहीं होगा कि लायबिलिटी जो आपका इक्विटी है वो कम होने के बावजूद भी हम लोग कोई डेट पे ऑफ नहीं कर पाए। वी विल बी स्ट्रॉन्ग इनफ फाइनेंशियली कि हम लोग जो भी डेट होगा वी विल बी एबल टू पे। दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट। ये अगर लिस्टेड कंपनी है तो रजिस्ट्रार और सेबी को देना होगा, एंड अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो फिर सेबी को नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल विद सेबी। अनलिस्टेड है तो फिर आरओसी को देने से हो जाएगा, सेबी को देने का जरूरत नहीं है। डिस्ट्रॉइंग फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स। Where a company buys back its shares, it shall extinguish, destroy the share certificates within 7 days from the completion of buyback. Buyback तो कर लिया, वो आदमी अभी और शेयर होल्डर नहीं है, तो जो शेयर सर्टिफिकेट उससे मिला था उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसको एक्सटिंग्विश कर देंगे। Prohibition: where a company completes buyback, it shall not make a further issue of the same kind of shares within a period of 6 months. ठीक है, मतलब क्या कि अगर बायबैक किया है उसी कैटेगरी के शेयर्स को वापस से इशू नहीं करोगे। तुम्हें बायबैक करने का मतलब क्या हुआ? आप अगर बायबैक ही कर रहे हो तो फिर फर्दर इशू देने का तो कोई मतलब नहीं होता। तो विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months आप सेम टाइप ऑफ शेयर्स इशू नहीं करोगे, एक्सेप्ट बाय वे ऑफ अ बोनस शेयर। बोनस शेयर है तो कर सकते हो, और इन द डिस्चार्ज ऑफ ऑब्लिगेशन सच एज कन्वर्शन ऑफ वारंट, स्टॉक ऑप्शन स्कीम्स, स्वेट इक्विटी और कन्वर्शन ऑफ प्रेफरेंस इनटू प्रेफरेंस शेयर्स को अगर इक्विटी में कन्वर्ट करना है, या फिर डिबेंचर्स को अगर इक्विटी में कन्वर्ट करना है, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स अगर है तो ये सब अगर करना है तो फिर वो कर सकते हैं। स्टॉक ऑप्शन स्कीम्स है, ईसॉप हमने पढ़ा था, तो ईसॉप अगर है तो फिर उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बोनस शेयर्स है तो उसको दे सकते हैं, लेकिन नॉर्मल फर्दर इक्विटी शेयर्स इशू ऑफ द सेम क्लास नहीं कर सकते। कितने पीरियड तक? विद इन ए पीरियड ऑफ 6 months। रजिस्टर्ड एक मेंटेन करना होगा। यस, कंपनी बाइज बैक इट्स शेयर्स, इट विल मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ शेयर्स सो बॉट। जो भी इक्विटी शेयर्स वापस बायबैक कर रहे हैं तो उसका रजिस्टर मेंटेन करना होगा कि उसका पूरा डिटेल्स देंगे, कंसिडरेशन क्या पे हुआ,
कैंसिलेशन कब हुआ शेयर्स का, एक्सटिंग्विश कब किया, तो ये सब डिटेल्स रजिस्टर में देना होगा। रिटर्न लिस्टेड कंपनी के केस में आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द बायबैक फाइल विद आरओसी एंड सेबी। लिस्टेड कंपनी के केस में आरओसी को भी देना होगा, सेबी को भी देना होगा। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द बायबैक कंटेनिंग सच पार्टिकुलर्स एज मे बी प्रेस्क्राइब, मतलब रिटर्न में क्या होता है कि पूरा बायबैक का डिटेल्स होता है, किस प्राइस में दिया, कब दिया, क्या डेट ऑफ कंप्लीशन था, तो ये सारा डिटेल्स देके रिटर्न में देना होगा। रिटर्न का फॉर्म है SH11। नो रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद सेबी बाय एन अनलिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड के लिए आरओसी को देने से सफिशिएंट है, सेबी के पास देने का जरूरत नहीं है। सर्टिफिकेट इन फॉर्म नंबर SH15 साइन बाय 2 डायरेक्टर्स, वो लोग डायरेक्टर लोग क्या साइन करके देंगे कि बायबैक हैज बीन मेड एज पर द कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, सारे एक्ट के प्रोविजंस को कंप्लाई करके बायबैक किया है। Obligations of the company. Company shall ensure, क्या इंश्योर करेगा, लेटर ऑफ ऑफर shall contain true factual material information and not contain any misleading information and must state that directors accept the responsibility for the information. लेटर ऑफ ऑफर जो होगा बायबैक का, उस बायबैक के ऑफर में सारा ट्रू इन्फॉर्मेशन, फैक्चुअली करेक्ट इन्फॉर्मेशन ही दिया जाएगा। Company shall not issue any new shares including bonus share from the date of passing of special resolution authorizing the buyback till the date of closure of offer। पहले क्या पढ़ा था कि बायबैक खत्म होने के 6 मंथ्स तक बोनस शेयर इशू कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, shall not issue any shares including bonus share, बोनस शेयर भी इशू नहीं करेगा। कौन से पीरियड में, फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन टिल द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ ऑफर, मतलब बायबैक कर सकते हैं। ये स्पेशल रेजोल्यूशन जो पास किया उस डेट से देखिए बायबैक का ऑफर जब क्लोज हुआ, बायबैक का ऑफर क्लोज हुआ मीन सारे लोगों ने अप्लाई कर दिया है, उसके बाद 21 डेज का वेरिफिकेशन, उसके बाद उसको पेमेंट, तो ये जो ऑफर हुआ स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने से ऑफर डेट तक बोनस शेयर्स भी इशू नहीं हो सकता, एनी फर्दर एनी न्यू शेयर्स भी इशू नहीं कर सकते। ठीक है, कौन सा पीरियड से, फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन से लेके टिल द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ द ऑफर। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज मत हो, एक जगह बोल रहे बोनस शेयर्स अलाउड है, एक जगह बोल रहे कि बोनस शेयर्स अलाउड नहीं है। कंपनी शैल कंफर्म इन इट्स ऑफर द ओपनिंग ऑफ अ सेपरेट बैंक अकाउंट एडिक्वेटली फंडेड फॉर द पर्पस बाय वे ऑफ कैश, मतलब और लेटर ऑफ ऑफर में ही लिख देंगे कि हमने और एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोल दिया है, उस बैंक अकाउंट में अलग से फंड्स अवेलेबल कर दिया है जिससे कि हम लोग बायबैक को मतलब पेमेंट कर सके, बायबैक का जितना भी बायबैक एक्सेप्ट करेंगे उसका पेमेंट हम लोग कर सके, जितना फंड चाहिए होगा उसके लिए सेपरेट बैंक अकाउंट खोल दिया। कंपनी शैल नॉट विड्रॉ द ऑफर वंस इट इज अनाउंस, एक बार अनाउंस कर दिया तो वापस से विड्रॉ नहीं करेंगे। कंपनी शैल नॉट विड्रॉ द ऑफर, कंपनी शैल नॉट यूटिलाइज एनी अमाउंट borrowed from banks or financial institutions for the purpose of buying the shares. Company shall not utilize the proceeds of an earlier issue of the same kind or for the buyback. मतलब any borrowed money from banks or financial institutions, banks or financial institutions से कुछ पैसा borrow किया या फिर earlier issue का पैसा, ये पैसे को utilize नहीं कर सकते for the purpose of buyback। क्या लिखा है, shall not utilize any amount borrowed from banks or financial institutions for the purpose of buyback। बैंक्स से लोन लेके आप बायबैक नहीं कर सकते, फिर पहले का इशू, उस इशू को यूटिलाइज करके आप बायबैक नहीं कर सकते। प्रोहिबिशन ऑफ बायबैक इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, नो कंपनी शैल डायरेक्टली इनडायरेक्टली परचेज इट्स ओन शेयर्स थ्रू एनी सब्सिडरी इंक्लूडिंग इट्स ओन सब्सिडरी कंपनीज। कंपनी ये कंपनी है, कंपनी के सब्सिडरी के थ्रू आप बायबैक नहीं करोगे, ठीक है, through any subsidiary, through any investment company or group of investment company, कोई investment company के थ्रू भी बायबैक नहीं हो पाएगा। If a default is made by the company in the repayment of deposits accepted, in the repayment of deposits or interest payment thereon, redemption of debenture, preference share,
पेमेंट ऑफ डिविडेंड, रिपेमेंट ऑफ टर्म लोन, अगर ये सब डिफॉल्ट्स है तो बायबैक नहीं कर सकते। द बायबैक इज नॉट प्रोहिबिटेड इफ द डिफॉल्ट इज रेमेडिड, रेमेडिड मतलब डिफॉल्ट ठीक कर लिया, एंड द पीरियड ऑफ 3 years हैज लैप्स्ड आफ्टर द डिफॉल्ट सीज टू सब्सिस्ट। मतलब डिफॉल्ट था, डिफॉल्ट ठीक कर दिया, ठीक करने के बाद 3 साल पार हो गया, उसके बाद जाके आप बायबैक कर सकते हो। नहीं तो डिफॉल्ट अगर सब्सिडिंग मतलब प्रेफरेंशियल, डिवेंचर, टर्म लोन, इंटरेस्ट, डिविडेंड, डिपॉजिट, उसका इंटरेस्ट किसी भी तरह का अगर डिफॉल्ट है तो आप बायबैक नहीं कर सकते। ये था बायबैक के बारे में। अभी हम लोग आते हैं डिवेंचर्स। डिवेंचर्स नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। डिवेंचर्स क्या होता है? प्रेफरेंशियल कैपिटल क्या होता है? इक्विटी, मतलब कैपिटल ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर क्या होता है? कैपिटल ऑफ द कंपनी। डेट, डिवेंचर्स क्या होता है? डेट, मतलब एक लायबिलिटी एज गुड एज टर्म लोन। टर्म लोन अगर बैंक से लिया है कंपनी ने और अगर डिवेंचर्स लोगों से इशू करके लिया है तो इट इज इक्वल, मतलब सेम रेट पे हो गया। डिवेंचर्स भी एक लायबिलिटी है और टर्म लोन भी एक लायबिलिटी हो गया। तो डिवेंचर्स इंक्लूड्स डिवेंचर, स्टॉक, बॉन्ड्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ कंपनी एविडेंसिंग अ डेट, whether constituting a charge on the assets of the company or not. Secured debentures भी हो सकते हैं, unsecured debentures भी हो सकते हैं। Secured debentures मतलब वो debentures are issued against charge created by the assets of the company, मतलब assets को गिरवी रखा हुआ है, अगर debentures को debenture holders को पैसा वापस नहीं दिया तो वो assets बेच के उनका पैसा वो लोग ले सकते हैं। And unsecured debentures में charge created नहीं होता। Debentures shall be movable property transferable in a manner, जैसा आर्टिकल से लिया है वैसा करके आप डिवेंचर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। कंपनी में इशू डिवेंचर्स विद एन ऑप्शन टू कन्वर्ट द डिवेंचर्स इनटू शेयर्स एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन के टाइम पे डिवेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स और मे बी रिडीम्ड आउट ऑफ कैश। कैश में उसको वापस करके दे दिया या फिर शेयर्स इशू कर दिया। तो डिवेंचर्स क्या किसमें बदल जाएंगे? डिवेंचर अपॉन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, डिवेंचर विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। नो कंपनी शैल इशू एनी डिवेंचर कैरिंग एनी वोटिंग राइट, डिवेंचर्स का कोई वोटिंग राइट नहीं होता है। सिक्योर्ड डिवेंचर्स, सिक्योर्ड डिवेंचर्स may be issued by a company subject to terms and conditions as may be prescribed. रूल में क्या लिखा हुआ है? रूल प्रोवाइड्स द फॉलोइंग कंडीशंस फॉर द इशू ऑफ सिक्योर्ड डिवेंचर्स। डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ सिक्योर्ड डिवेंचर शैल नॉट एक्सीड 10 years। हम लोग 20 years किसी केस में पढ़ा था? प्रेफरेंस शेयर्स के केस में। प्रेफरेंस शेयर्स के केस में 20 था एंड अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है तो दैट कैन बी 30 ऑल्सो। लेकिन इसमें क्या है? इट इज डेट ऑफ रिडेम्पशन इज 10 years। शैल नॉट एक्सीड 10 years। द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कंपनी में इशू सिक्योर्ड डिवेंचर for a period exceeding 10 years but not exceeding 30 years, similar to preferential। इसमें भी 10 या 10 से ज़्यादा कर सकते हैं but not exceeding 30। कौन से कंपनीज एंगेज इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, NBFC। ठीक है, ये 3 कैटेगरी ऑफ कंपनीज के केस में 10 ईयर्स से ज़्यादा हो सकता है बट 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होगा। The issue shall be secured by the creation of a charge on the property or assets of a company having a value which is sufficient for the due repayment of the amount of debentures and interest। डिबेंचर भी इंटरेस्ट भी देने के लायक sufficient amount of funds, उसका चार्ज क्रिएट करना होगा इन एसेट्स। ऐसा नहीं कि 10 करोड़ का डिबेंचर है और सिर्फ 1 करोड़ का उसका चार्ज क्रिएट किया उसके एसेट पे, तो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ चार्ज हैज टू बी क्रिएटेड जितना आपका डिबेंचर है। Company shall appoint a debenture trustee before the issue of prospectus or letter of offer for subscription of debentures and not later than 60 days after the allotment of debentures। मतलब ये पीरियड दिया गया है बिफोर द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस से लेके 60 डेज आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। इस पीरियड के अंडर आपको एक डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना होगा। कौन अपॉइंट करेगा? कंपनी। कंपनी शैल अपॉइंट अ डिबेंचर ट्रस्टी। डिबेंचर ट्रस्टी मतलब एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, कंपनी हो सकता है, कोई फर्म हो सकता है, ऐसा डिबेंचर ट्रस्टी कौन होगा? उसका ड्यूटी क्या होगा? वो डिबेंचर होल्डर्स का बेनिफिट में काम करेगा। डिबेंचर होल्डर्स के बिना में वो देखेगा कंपनी चल रही है कि नहीं चल रहा है। कोई अगर डिफॉल्ट हो गया तो कंपनी को बोलेगा तुम डिफॉल्ट क्यों कर रहे हो। तो डिबेंचर होल्डर्स के बेनिफिट में जो काम करेगा उसको बोला जाता है डिबेंचर ट्रस्टी।
सब कंपनी के सारे अफेयर्स में नजर रखेगा. So we will study debenture trustee in detail. A debenture deed shall be executed to protect the interest of the debenture holders. Debenture deed execute किया जाएगा. Security for the debentures by way of a charge or mortgage shall be created in favor of the debenture trustee on any specific movable property and any specific immovable property wherever situate or any interest there. तो movable property, immovable property दोनों के केस में asset पे charge create करना होगा in favor of the debenture trustee. In case of a non-banking financial company, the charge or mortgage shall be created on any movable property. NBFC के लिए सिर्फ movable property sufficient. In case of any issue of debentures by a government company, which is fully secured by the guarantee given by the central government or state government, the requirement of creation of charge shall not apply. अगर गवर्नमेंट भी खुद गारंटी दे रहे हैं तो उसके लिए चार्ज क्रिएट करके सिक्योरिटी देने का जरूरत नहीं है. डिबेंचर इज फुल्ली सिक्योर्ड बाय द गारंटी गिवन बाय CGSG, तो चार्ज क्रिएट करने का जरूरत नहीं है. अभी डिबेंचर ट्रस्टी, कंपनी शैल अपॉइंट द डिबेंचर ट्रस्टी आफ्टर कंप्लाइंग विद द फॉलोइंग कंडीशंस. क्या कंडीशन है? नेम ऑफ द डिबेंचर ट्रस्टी शैल बी स्टेटेड इन द लेटर ऑफ ऑफर. लेटर ऑफ ऑफर में डिबेंचर ट्रस्टी का नाम मेंशन कर देना होगा. A written consent shall be obtained from such debenture trustee proposed to be appointed. जिसको अपॉइंट करें उसके पहले उसका लेटर ऑफ कंसेंट देना होगा. A statement to the effect of obtaining consent letter shall appear in the letter of offer issued for inviting the subscription. कि हमने उस डिबेंचर ट्रस्टी से कंसेंट ले लिया है, ये लेटर ऑफ ऑफर में मेंशन किया हुआ रहेगा. Who may not be appointed as a debenture trustee. किसको आप डिबेंचर ट्रस्टी के हिसाब से अपॉइंट नहीं कर सकते. बेसिकली इसका इंटेंट है कोई इंटरेस्टेड पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द कंपनी, इक्विटी शेयर होल्ड कर दो, प्रेफरेंस हो, कोई कंपनी से कोई पैसा खाता हो, कंपनी को कोई पैसा उसको देना बाकी है, ऐसा टाइप्स ऑफ इंटरेस्टेड पर्सन्स आर नॉट एलिजिबल टू बिकम डिबेंचर ट्रस्टी. Person shall not be appointed as debenture trustee if he beneficially holds shares in the company. मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसका बेनिफिट है, मतलब वो शेयर्स होल्ड कर रहा है इन द कंपनी. तो जो शेयर्स होल्ड कर रहा है वो विल नॉट बी एलिजिबल टू बिकम अ डिबेंचर ट्रस्टी. उसके बाद प्रमोटर, डायरेक्टर और KMP और एनी ऑफिसर और एम्प्लॉई, किसी भी तरह का प्रमोटर हो, डायरेक्टर हो, KMP हो, ऑफिसर हो, एम्प्लॉई हो, कोई भी ऑफ द कंपनी, ये सारे पर्सन्स किसके? ऑफ द कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी और एसोसिएट. मतलब कंपनी का होल्डिंग का भी प्रमोटर हो, कंपनी का सब्सिडरी का भी डायरेक्टर हो, तो भी डिबेंचर ट्रस्टी इस कंपनी का नहीं बन सकता. इज बेनिफिशियली एंटाइटल टू मनीज विच आर टू बी पेड बाय द कंपनी. कंपनी से कोई पैसा वो पाता है, मतलब कंपनी को देना है, कंपनी विल पे टू द पर्सन. सो कंपनी से इज एंटाइटल टू मनीज विच आर टू बी पेड बाय द कंपनी. तो ऐसा कुछ अगर है तो भी वो डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता. इज इंडेटेड टू द कंपनी, वो इसको देगा. दो ऑपोजिट है ना. पहला वाला में क्या है? विच आर टू बी पेड बाय द कंपनी, कंपनी इस पर्सन को देगा. और इस सेकेंड वाले केस में क्या बोला? ये पर्सन उसको देगा. ही इज इंडेटेड टू द कंपनी. तो किसी भी तरह का रिलेशन हो, और इसमें देखो इज इंडेटेड टू द कंपनी और इट्स सब्सिडियरी और इट्स होल्डिंग और एसोसिएट और सब्सिडियरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी. मतलब होल्डिंग कंपनी है, ये इसका सब्सिडियरी है दिस कंपनी, और इस होल्डिंग कंपनी का और एक सब्सी है. तो इस सब्सी ऑफ अ होल्डिंग कंपनी, तो कॉमन सब्सी अगर है तो सब्सी का भी इंडेटेडनेस नहीं चलेगा. हैज एनी पिक्यूनरी रिलेशनशिप, पिक्यूनरी मतलब फाइनेंशियल, हैज एनी फाइनेंशियल रिलेशनशिप विद द कंपनी अमाउंटिंग टू 2% or more of its gross turnover or total income, 2% or more of its gross turnover or rupees 50 lakh or such higher amount as may be prescribed, whichever is lower. मतलब 2% or 50 lakh whichever is lower during the two immediately preceding financial years or during the current financial year. लास्ट 2 साल में हो चाहे करंट ईयर में हो, क्या हो, कोई भी फाइनेंशियल रिलेशनशिप 2% or more of its turnover or 50 lakh whichever is lower. अगर ऐसे रिलेशनशिप
है तो he cannot be a debenture trustee. Is a relative of any promoter or any person who is in employment of the company as a director or KMP. तो promoter, director, KMP का relative भी नहीं चलेगा, तो ये लोग debenture trustee नहीं बन सकते. Vacancy, the board may fill any casual vacancy. Casual vacancy मतलब वो रिटायर कर दिया, वो छोड़ दिया, तो उसको बोलते हैं casual vacancy. Any casual vacancy in the office of the trustee, but while any such vacancy continues, the remaining trustee or trustees may act. If the vacancy is, अगर वो छोड़ देता है तो कौन आएगा, कौन अपॉइंट करेगा, फिर से कंपनी ही अपॉइंट करेगा डिबेंचर ट्रस्टी. If the vacancy is caused by the resignation of the debenture trustee, उसने रिजाइन कर दिया है, तो vacancy shall be filled with the written consent of the majority of the debenture holders. फिर से दूसरी जगह को अपॉइंट करने के लिए डिबेंचर होल्डर्स का कंसेंट होना जरूरी है. मेजॉरिटी 50% से ज़्यादा लोग कंसेंट करेंगे तब जाके दूसरा अपॉइंट होगा. रिमूवल ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी. एनी डिबेंचर ट्रस्टी में बी रिमूव बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म only if approved by the holders not less than 3/4 in value of the debentures outstanding. 3/4 in values outstanding जितना होगा debentures का, तो उतना से ज़्यादा लोग अप्रूव करना होगा तब जाके किसी डिबेंचर ट्रस्टी को निकाल सकते हैं. 3/4 in value of the debentures से ज़्यादा का अप्रूवल चाहिए होगा. ड्यूटीज ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी. The debenture trustee is to satisfy himself that the letter of offer does not contain any matter which is inconsistent with the terms of the issue. Issue debentures issue कर रहे हैं, उसका जो terms होगा और जो letter of offer सबको दिया है, दोनों में consistency होना होगा. ये चीज़ कौन ensure करेगा? debenture trustee. Satisfy himself that the covenants in the trust deed are not prejudicial to the interest of the debenture holders. कंपनी और debenture trustee के बीच में जो deed बनता है कि कौन कैसा काम करेगा, दैट इज कॉल्ड ट्रस्ट डीड. उसका जो कवेनेंट्स मतलब प्रोविजंस, उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा हुआ है वो आर नॉट प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स. दैट शुड बी बेनिफिशियल. बेनिफिशियल का ऑपोजिट होता है प्रेजुडिशियल. तो दैट इज नॉट प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स. मतलब सारा कंडीशंस ट्रस्ट डीड का ठीक ठाक है कि नहीं, ये डिबेंचर ट्रस्टी चेक करेगा. Call for periodical status or performance reports from the company. कंपनी से क्या लेगा? periodical status और performance reports लेगा कि कंपनी सही से चल रही है कि नहीं. Communicate promptly to the debenture holders defaults with regard to payment of interest or redemption of debenture and action taken by trustee therefore. मतलब कंपनी ने अगर कोई डिफॉल्ट किया है, कंपनी ने अगर कोई डिफॉल्ट किया है इन द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर पे करने, पे ऑफ मतलब रिपे करने में कोई डिफॉल्ट किया है या फिर उसके इंटरेस्ट पेमेंट में कोई डिफॉल्ट किया है, तो ये चीज़ कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को इंस्टेंटली इन्फॉर्म करेगा. एंड ये जो डिफॉल्ट हुआ है उसके बारे में डिबेंचर ट्रस्टी ने क्या एक्शन लिया है वो भी इमीडिएटली डिबेंचर ट्रस्टी डिबेंचर होल्डर्स को इन्फॉर्म करेगा. अपॉइंट अ नॉमिनी डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ अ कंपनी. डिबेंचर ट्रस्टी अपना कोई नॉमिनी अपॉइंट करेगा ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एज अ डायरेक्टर. किसका नॉमिनी? डिबेंचर होल्डर्स का नॉमिनी ऐसा काम करेगा. कब अपॉइंट करेगा? 2 कंसेक्यूटिव डिफॉल्ट्स इन पेमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट. इंटरेस्ट देने में 2 बार डिफॉल्ट कर दिया है. डिफॉल्ट इन क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी फॉर डिबेंचर्स. कोई सिक्योरिटी क्रिएट करने का था, वो सिक्योरिटी क्रिएट नहीं किया, मतलब चार्ज एंड एसेट्स क्रिएट करना था वो नहीं किया. और डिफॉल्ट इन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. डिबेंचर्स पे ऑफ करने का था बट वो पे नहीं किया. ये 3 केसेस में कौन अपॉइंट करेगा? डिबेंचर ट्रस्टी नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट कर देगा इन द बोर्ड ऑफ द कंपनी. Ensure that the company does not commit any breach of the terms of issue of debentures or covenants of trust deed and take reasonable steps to remedy such breach. Ensure करेगा कि कंपनी कोई भी तरह का जो कंडीशंस है वो कंडीशंस को ब्रीच नहीं करते. ब्रीच मतलब जिससे इसको फुलफिल नहीं करना. कंडीशंस आर फुलफिल एंड अगर कोई ब्रीच होता है तो क्या रीजनेबल स्टेप्स है वो जो लेना होगा वो उसमें लेना होगा.
Inform the debenture holders immediately of any breach of terms of the issue of debentures or covenants. Again, debenture holders को inform करेगा अगर कोई breach of terms होता है तो. Ensure the implementation of the conditions regarding creation of security for debentures. Security create करने का जो भी terms and conditions है या जो procedure है वो fulfill करना किया है कि कंपनी ने वो देखना होगा, वो देखने का ड्यूटी डिबेंचर ट्रस्टी का होगा. Ensure the implementation of the conditions regarding creation of security for debentures. Ensure that the assets of the company issuing debentures and of the guarantors are sufficient to discharge the interest and principal amount at all times. And उसमें कोई एनकम्बरेंसेस नहीं है. एनकम्बरेंसेस मतलब लाइबिलिटी अटैच नहीं है, मतलब ऑलरेडी वो कोई मॉर्गेज पे नहीं है, मतलब गिरवी रखा हुआ नहीं है. तो ensure that the assets of the company issuing debentures are sufficient, मतलब ऐसा नहीं कि 10 करोड़ की जगह 10 करोड़ का डिबेंचर 1 करोड़ का एसेट, वैसा नहीं होना चाहिए. जो चार्ज क्रिएट किया जा रहा है दैट शुड बी सफिशिएंट. एक तो सफिशिएंट होना चाहिए एंड ऑलरेडी उसमें कोई लाइबिलिटी अटैच नहीं है. अगर सिक्योरिटी बिकम्स एनफोर्सेबल, मतलब कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया है, चार्ज जो था अभी उसको एनफोर्स करना है. एनफोर्स मतलब चार्ज वो एसेट्स को बेच के पैसा डिबेंचर होल्डर्स को पे आउट करना है, उसको बोलते हैं सिक्योरिटी बिकम्स एनफोर्सेबल. डू सच एक्ट्स एज ए नेसेसरी इन द लीगल, मतलब उसमें जो भी ज़रूरी काम होगा, जो उसको रोल प्ले करना होगा वो करेगा. Call for reports on the utilization of funds raised by issue of debentures. डिबेंचर्स को रेज करके जो पैसा उठाया है वो पैसे का क्या यूटिलाइजेशन किया कंपनी ने, उसका रिपोर्ट मांग सकते हैं. टेक स्टेप्स टू कन्वीन अ मीटिंग ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स एज एंड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड. डिबेंचर होल्डर्स का मीटिंग बुला सकते हैं. इंश्योर दैट डिबेंचर्स हैव बीन कन्वर्टेड और रिडीम्ड एज पर द टर्म्स ऑफ द इशू. डिबेंचर होल्डर्स कन्वर्ट हो गया है या फिर रिडीम हो गया है, वो एज पर द टर्म्स हुआ है कि नहीं वो चेक करना. Last line is perform such acts as are necessary for the protection of interest of debenture holders. डिबेंचर होल्डर्स के प्रोटेक्शन के लिए जो भी करना होगा वो करेगा. and do all other acts as are necessary in order to resolve the grievances of the debenture holders. उनका कुछ अगर grievances है, मतलब उनका कोई शिकायत अगर है, उनका कोई कंप्लेंट्स अगर है, तो वो सबको रिजॉल्व करने के लिए जो भी डिबेंचर होल्डर का कंप्लेंट्स उसको रिजॉल्व करने के लिए जो भी कुछ करना पड़ता है वो डिबेंचर ट्रस्टी करेगा. Meeting of debenture holders provides that the meeting of all the debenture holders shall be convened by the debenture trustee on requisition. कब डिबेंचर होल्डर का मीटिंग बुलाएगा डिबेंचर ट्रस्टी, कब डिबेंचर होल्डर का मीटिंग बुलाएगा. रिक्विजिशन इन राइटिंग holding at least 1/10 of the value of the debenture holders. 1/10 of the value of the debenture holders का वो लोग अगर राइटिंग में दे, 1/10 of the persons वो लोग अगर राइटिंग में दे कि हम लोग को मीटिंग करवाना है, तो मीटिंग डिबेंचर ट्रस्टी बुलाएगा. The happening of any event which constitutes a breach, default, or which in the opinion of the debenture trustee affects the interest. कोई अगर breach हुआ, कोई default हुआ, और या फिर डिबेंचर ट्रस्टी को ऐसा लगता है कि डिबेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट इज बीइंग अफेक्टेड, तब डिबेंचर ट्रस्टी खुद ही जाके मीटिंग बुला सकते हैं. एक तो डिबेंचर होल्डर्स के 1/10 ऑफ द वैल्यू ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स के बुलाने पर मीटिंग बुला सकते हैं, या तो वो खुद ही अगर उसको लगता है कि कुछ ऐसा हुआ है विच अफेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स, तब जाके वो खुद भी मीटिंग बुला सकता है. अभी हम लोग आते हैं डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व. Where the debentures are issued by a company, company shall create a debenture redemption reserve account. This reserve should be formed out of the profits of the company available for payment of dividend. जो distributable profits होगा dividend देने के लिए, वो distributable profits में से debenture redemption reserve create करना होगा. कितना amount credited to such amount credited to such account shall not be utilized by the company except for the redemption of debentures.
Every company required to create DRR shall on or before the 30th day of April invest or deposits a sum which shall not be less than 15% of the amount of its debentures maturing during the year ending on 31st March of the next year. मतलब क्या? फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च. तो ये एक साल हो गया. ये एक साल का फर्स्ट मंथ 30 अप्रैल के अंदर आपको ये एनालिसिस करना होगा कि पूरे साल में मेरा कितना डिबेंचर्स मैच्योर हो रहा है. अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स मैच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31st डे ऑफ मार्च. तो कितना मैच्योर हो रहा है? जितना मैच्योर हो रहा है उसका मिनिमम 15%. जितना मैच्योर हो रहा है उसका मिनिमम 15% आपको कहाँ देना होगा? इन्वेस्ट और डिपॉजिट इन द फॉलोइंग मेथड्स. यहाँ पे डिपॉजिट्स विद एनी शेड्यूल बैंक, उसका एंट्री बनाना. शेड्यूल बैंक में रख सकते हो फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और लीगल. उसमें कोई भी तरह का मतलब इनकम्बेंसेस नहीं होना चाहिए, कोई भी तरह का चार्ज क्रिएटेड नहीं होना चाहिए. डिपॉजिट्स फ्री होना चाहिए. एनी इन अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटीज फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. अनएनकम्बर्ड मतलब उस पर कोई लायबिलिटी अटैच नहीं है. इन अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटीज मेंशन्ड इन इंडियन ट्रस्ट एक्ट or in unencumbered bonds issued by any company which is notified under Indian Trust Act. तो unencumbered bonds में कर सकते हो, unencumbered securities में कर सकते हो, बैंक के साथ डिपॉजिट करके फिक्स डिपॉजिट करके भी कर सकते हो. तो the amount invested or deposited as above shall not be used for any purpose other than from redemption of debentures. ठीक है, provided that the amount remaining invested or deposited shall not at any time fall below 15%. 15% से कम कभी होगा नहीं. तो मिनिमम 15% हमेशा आपको इन्वेस्ट करके रखना होगा. In case of partly convertible debentures, DRR shall be created in respect of non-convertible portion. Non-convertible मतलब जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होगा, जो आपको कैश में रिपे करना है. तो जितना आपको कैश में आउटगो होगा उतना का ही आपको DRR बनाना है. The amount created to DRR shall not be utilized except for redemption. Trust deed. Trust deed asset share में आपको एग्जीक्यूट करना होगा. Executed by the company issuing debenture in favor of the debenture trustee. कंपनी और डिबेंचर ट्रस्टी के बीच में एग्जीक्यूट होगा within 3 months from the closure of issue of offer. Trust deed जो एग्जीक्यूट होगा वो within 3 months एग्जीक्यूट होना होगा. Trust deed for securing any issue of debenture shall be open for inspection. ये आप कभी भी इंस्पेक्शन कर सकते हो फीस देके. Liability of debenture trustee provides that a provision contained in the trust deed or in any contract with the debenture holders secured by a trust deed shall be void, as it would have the effect of exempting a trustee from or indemnifying for breach of trust where he fails to show. मतलब हमेशा डिबेंचर ट्रस्टी का लायबिलिटी रहेगा. हाँ, where he fails to show the degree of care and due diligence required of him as a trustee, having regard to the provisions of the trust deed. Where he fails to show the degree of care and due diligence required of him as a trustee, जहाँ पे उसको काम करना चाहिए था, तो वहाँ पे उसका लायबिलिटी रहेगा. अगर कोई ऐसे प्रोविजन है जिससे आप उसके लायबिलिटी को हटा रहे हो, तो सच प्रोविजन विल बी वॉइड. ठीक है, वैसा कोई आप प्रोविजन लेके नहीं आ सकते जिससे डिबेंचर ट्रस्टी का लायबिलिटी हट जाए. Redemption of debentures. Company shall pay interest and redeem the debentures in accordance with the terms of its issue. Issue के टाइम पे जो भी terms था उसके according redeem होगा. Provides that where at any time the debenture trustee comes to a conclusion that the assets of the company are insufficient or are likely to become insufficient to discharge the principal amount, the debenture trustee may file a petition before the tribunal. मतलब क्या? debenture trustee को अगर लगता है कि कंपनी के पास उतना एसेट्स नहीं है, कंपनी अपना प्रिंसिपल या इंटरेस्ट रिपे नहीं कर पाएगा, तो डिबेंचर ट्रस्टी ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है. द ट्रिब्यूनल आफ्टर हियरिंग द कंपनी impose restrictions on incurring any further liabilities by the company.
ट्रिब्यूनल क्या ऑर्डर पास करेगा कि और फर्दर लाइबिलिटीज कंपनी ले नहीं सकता, ऑलरेडी जितना है उतना तो उससे संभल नहीं रहा और इसलिए बोलेगा कि और लाइबिलिटीज वो नहीं ले सकता है। फेलियर टू रिडीम provides that where a company fails to redeem the debentures or pay interest, tribunal may on an application of any debenture or all the debenture, कोई भी debenture holder जाके ट्रिब्यूनल के पास बोल सकते हैं कि इस कंपनी ने हम लोग का डिबेंचर्स रिडीम करके नहीं किया या इंटरेस्ट पे नहीं किया। Tribunal may after hearing the parties concerned direct that company may redeem the debentures forthwith on payment of principal and interest। तो ट्रिब्यूनल तब ऑर्डर देगा कंपनी को कि आप इमीडिएटली उन लोगों को पे ऑफ करो, उनका प्रिंसिपल भी उनका इंटरेस्ट भी। डिफॉल्ट अगर होता है इन द कंप्लाइंग विद द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल तो अलग से और पनिशमेंट होगा। The increase of the subscribed capital of a company caused by exercise of an option as a term attached to debentures issued or loan raised by the company to convert such debentures or loans into shares of the company would not amount to further issue of share capital। आपका डिबेंचर्स को कन्वर्ट किया शेयर्स में तो उसकी वजह से जो हुआ उसको फर्दर इशू ऑफ शेयर्स नहीं मानेंगे। Conversion, wherein debentures have been issued or loan has been obtained from government by a company, and if the government considers it necessary in public interest, direct that debentures or loans or any part thereof shall be converted into shares। डिबेंचर्स है और अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर देना होगा इनटू शेयर्स इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक, तब डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल वो कन्वर्जन तक हो सकता है। ऐसा कन्वर्जन जो गवर्नमेंट ने बोल दिया तो ऐसा कन्वर्जन अगर कंपनी को एक्सेप्टेबल नहीं है तो विद इन 60 डेज वो कंपनी जाके ट्रिब्यूनल के पास अपील कर सकता है कि गवर्नमेंट ने ऐसा हम लोग को ऑर्डर दिया है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस। अभी हम लोग आते हैं डिपॉजिट। डिपॉजिट मतलब कंपनी इज एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट, ठीक है। फ्रॉम अब यही क्वेश्चन है कि किससे एक्सेप्ट कर सकते हैं, सिर्फ मेंबर्स से भी एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर कौन कौन से कंपनीज हैं जो जनरल पब्लिक से भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। डिपॉजिट मीन्स एनी रिसीट ऑफ मनी बाय वे ऑफ अ डिपॉजिट और लोन और इन एनी अदर फॉर्म बाय द कंपनी but does not include such categories as may be prescribed। डिपॉजिट का डेफिनेशन थोड़ा सा वाइड है। वाइड मतलब एनी अमाउंट विच इज एक्सेप्टेड एज अ डिपॉजिट और लोन और इन एनी अदर फॉर्म एज प्रिस्क्राइब्ड बट डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग। ऐसा है तो डिपॉजिट में सब कुछ एक बार के लिए बोल रहे कि सब आ जाएगा, जो भी कंपनी एक्सेप्ट करते हैं वो सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद ये एक्सक्लूजन है, तो अगर ये एक्सक्लूजन है तो दिस विल नॉट कंसिडर्ड एज अ डिपॉजिट एंड जो बाकी है वो उसको एज अ डिपॉजिट कंसिडर करेंगे। डिपॉजिट मीन्स इंक्लूड्स एनी रिसीट ऑफ मनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट और लोन और इन एनी फॉर्म बाय द कंपनी बट डज नॉट इंक्लूड, ये जो लंबा सा लिस्ट है ये है डिपॉजिट का एक्सक्लूजन, इसको डिपॉजिट नहीं मानते। Any amount received from CGST or any amount received from any other source whose repayment is guaranteed by the CG or ST, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से कोई पैसा मिला तो that will not be considered as a deposit। Any amount received from local authority or statutory authority, लोग से भी कुछ अगर पैसा मिला तो that is not deposit। किसी फॉरेन गवर्नमेंट फॉरेन या इंटरनेशनल बैंक से मिला, ये कुछ भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन से मिला, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटीज से मिला, फॉरेन कॉर्पोरेट बॉडी से मिला, फॉरेन सिटीजन से मिला, these are not deposits। Any amount received as a loan or facility from any bank
बैंक से कोई लोन लिया तो तभी तो किसी से बैंक से पैसा नहीं लिया, बट दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ डिपॉजिट. Any amount received as a loan of or financial assistance from public financial institutions or notified by central government. तो public financial institution से भी कोई लोन लिया तब assistance लिया तो भी that will not be considered as a deposit. Any amount received by a company from another company. दूसरी कंपनी से कोई अमाउंट मिला तो that is not considered as a deposit. Any amount received towards an offer of securities. Any amount received towards an offer of securities. मतलब आपने ऑफर निकाला था तो उसके अकॉर्डिंग जनरल पब्लिक ने सब्सक्राइब किया तो दैट इज एन ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज. आपने ऑफर निकाला था उसके अकॉर्डिंग लोगों ने पैसा दिया तो दैट मनी विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ डिपॉजिट. पहले तो इंक्लूड कर लिया था कि एवरीथिंग इज इंक्लूडेड एक्सेप्ट द फॉलोइंग. अब एक्सेप्ट द फॉलोइंग में बैंक लोन भी नहीं आएगा, शेयर एप्लीकेशन मनी जो आपको मिला था वो भी नहीं आएगा. बट इफ द सिक्योरिटीज कैनॉट बी अलॉटेड एंड द सेड अमाउंट हैज नॉट बीन रिफंडेड विद इन 60 days, इट वुड अमाउंट टू डिपॉजिट. आपने अलॉट भी नहीं किया, आपने रिटर्न भी नहीं किया 60 days तक, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ डिपॉजिट. Any amount received from a director of the company, director से कुछ भी मिला, not deposit. Any amount received by issue of bond or debenture, bond or debenture issue करके जो आपने पैसा रेज किया, that is not deposit. Amount received from employee in the nature of non-interest bearing security deposit, उसको भी employee से कुछ भी मिला, that will not be considered as a deposit. Non-interest bearing amount received and held in trust. आपको कोई पैसा मिला उस पर आपको इंटरेस्ट भी नहीं देना है तो नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग अमाउंट रिसीव दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ डिपॉजिट विच इज हेल्ड इन ट्रस्ट. मतलब आपने किसी के बिहाफ में उसको होल्ड किया हुआ है तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ डिपॉजिट. एनी अमाउंट रिसीव इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी. नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस में क्रेडिटर से पैसा मिला, किसी सप्लायर से एडवांस नहीं लिया, नॉर्मल बिजनेस ऑफर्स अगर बिजनेस ट्रांजैक्शंस में किसी से पैसा मिला दैट इज नॉट डिपॉजिट. अमाउंट एडवांस रिसीव्ड अंडर एन एग्रीमेंट और अरेंजमेंट. आपने प्रॉपर्टी सेल करने के लिए किसी से एडवांस लिया है तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ डिपॉजिट. अमाउंट रिसीव्ड एज सिक्योरिटी डिपॉजिट. आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपने किसी से सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया तो नॉट डिपॉजिट, उसको एज अ नॉर्मल डिपॉजिट कंसिडर नहीं करेंगे. अमाउंट रिसीव्ड एज एडवांस अंडर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स फॉर सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स. तो दीज आर स्पेसिफिक एक्सक्लूजन जो डिपॉजिट नहीं कंसिडर होगा. अमाउंट ब्रॉट इन बाय द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी. अमाउंट एक्सेप्टेड बाय निधि कंपनी. निधि कंपनी क्या होता है लोगों में निधि कंपनी इज अ छोटा सा बैंक, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंपनी होता है अंडर कंपनीज एक्ट 2013. तो निधि कंपनी एक्ट इज अ बैंक, लोगों से पैसा लेकर लोगों से पैसा लेकर एज ए सेविंग्स बैंक अकाउंट या एज ए डिपॉजिट लेता है, लोगों को उसके अगेंस्ट में इंटरेस्ट देता है. तो दैट फंक्शन इज अ लोगों को लोन देता है, किसी लोन लेता है किसी को लोन देता है, तो वर्क्स एज अ बैंक काइंड ऑफ. तो उसको बोलते हैं निधि कंपनी. तो निधि कंपनी जितना भी पैसा एक्सेप्ट करेगा दैट इज नॉट डिपॉजिट. डिपॉजिटर कौन हो गया? एनी मेंबर ऑफ द कंपनी हु हैज मेड a deposit with the company or any person who has made a deposit with public company. जिसने भी डिपॉजिट दिया है कंपनी को दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज अ डिपॉजिटर. एलिजिबल कंपनी, ये डेफिनेशन अभी आप पढ़ लो. आपको बाद में काम आएगा. एलिजिबल कंपनी मीन्स अ पब्लिक कंपनी referred to in section 76 having net worth of not less than 100 crore or turnover not less than 500 crore and which is obtained prior consent of the company by special resolution, and वो special resolution ROC को फाइल भी करनी है before making invitation to the public for acceptance of deposits. section 76 में जो public companies है ये दिस इज ओनली फॉर पब्लिक कंपनी मीन्स अ पब्लिक कंपनी. तो जो भी पब्लिक कंपनीज है जिसका नेटवर्थ इज नॉट लेस देन 100 crore एंड टर्नओवर इज
इज नॉट लेस देन 500 crore, मीन्स बहुत बड़ा कंपनीज, बहुत बड़ा पब्लिक कंपनीज। तो ऐसा पब्लिक कंपनीज स्पेशल रेजोल्यूशन करके अप्रूवल लेगा, वो अप्रूवल को आरओसी के पास फाइल करेगा, उसके बाद जाके दोज कंपनीज कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द जनरल पब्लिक। ठीक है, prohibition on acceptance of deposits from public. No company shall invite or accept or renew deposits from public except in manner provided under Chapter 5. तो इस चैप्टर में जो कंपनीज एक्ट में दिया गया प्रोविजंस है, अकॉर्डिंग टू दोज प्रोविजंस कंपनी में, पब्लिक कंपनी, बहुत बड़ा पब्लिक कंपनी जिसका डेफिनेशन हमने पढ़ा, दोज कंपनीज में जाके पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं only as per these provisions, और बाकी कंपनीज पब्लिक से जाके डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। Acceptance of deposits. A company may, subject to the passing of resolution in general meeting and consultation with RBI, accept deposits from its members. Subject to fulfillment of the following conditions. A company may accept deposit from its members. Members से जाके deposits ले सकता है। कौन सा केसेस में और या कौन सा कंडीशंस फॉलो करके? Issuance of circular to its members, including a statement showing. मेंबर्स को क्या देगा? सर्कुलर देगा, उसमें क्या क्या डिटेल्स रहेगा? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी कैसा है, डिपॉजिट लेगा, लेके लेने के बाद उसको डिपॉजिट करने का उसका कैपेबिलिटी रहना होगा ना। तो सर्कुलर देगा, सर्कुलर में वो फाइनेंशियल पोजीशन, क्रेडिट रेटिंग क्या है, टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स क्या है, एंड अमाउंट, टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स मतलब एग्जिस्टिंग कौन से डिपॉजिटर्स है, टोटल अमाउंट, the amount due towards deposits in respect of previous deposits accepted by the company, पहले क्या क्या डिपॉजिट्स उसने एक्सेप्ट करेगा, उसका कितना अमाउंट है, अदर पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन मेंबर्स को देगा। फिर फाइल अ कॉपी ऑफ द सर्कुलर विद आरओसी बिफोर द डेट ऑफ इशू ऑफ सर्कुलर। सर्कुलर मेंबर्स को देने से पहले आरओसी को देना होगा। डिपॉजिट ऑन और बिफोर द 30th day of April each year, ये सिमिलर टू पहले जो हमने पढ़ा, 30th day of April के पहले, such sum which will not be less than 20% of the amount of deposits maturing during the following financial year and kept in a scheduled bank in a separate account to be called deposit repayment reserve account। तो ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में कितना डिपॉजिट्स मेच्योर हो रहा है उसका 20% आपको 30th अप्रैल के पहले ही डिपॉजिट करके रखना होगा इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट। इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट आपको अलग से रखना होगा। सर्टिफाइड दैट द कंपनी हैज नॉट कमिटेड एनी डिफॉल्ट इन द रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड ईदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच डिपॉजिट्स वेयर अ डिफॉल्ट हैज ऑफर्ड, कंपनी मेड द डिफॉल्ट 5 years हैज इलैप्स्ड। जो पहले का डिपॉजिट्स है उसमें कोई डिफॉल्ट नहीं किया, रिपेमेंट में भी या फिर इंटरेस्ट में भी नहीं किया है, और अगर किया भी है डिफॉल्ट तो उस डिफॉल्ट को ठीक कर दिया है एंड उससे 5 years हैज इलैप्स्ड, मतलब 5 years बाद पिछले 5-6 साल हो गए हैं उसको। प्रोवाइड सिक्योरिटी इफ एनी फॉर द ड्यू रिपेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट और द इंटरेस्ट देयरऑन इंक्लूडिंग क्रिएशन ऑफ सच चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ द कंपनी। अगर डिपॉजिट ऐसा है जो कंपनी के एसेट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट करना होगा तो वो चार्ज भी क्रिएट करना होगा। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक बाय सर्टेन कंपनीज। ये खास अभी जो हम पढ़ा वो था कंपनी जो मेंबर्स से ही सिर्फ डिपॉजिट्स ले सकते हैं। अभी क्या है, प्रोवाइड्स दैट पब्लिक कंपनी हैविंग सच नेटवर्थ एंड टर्नओवर एज ए पढ़ लिया हमने, नेटवर्थ 100 crore, टर्नओवर 500 crore। तो पब्लिक कंपनी हैविंग सच टर्नओवर एंड नेटवर्थ में एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पर्सन्स अदर देन इट्स मेंबर्स। मेंबर्स के बाहर भी जाके वो ले सकते हैं, मतलब जनरल पब्लिक से भी वो ले सकते हैं, सब्जेक्ट टू compliance of the requirements and subject to rules as may be prescribed. Such company shall be required to obtain the rating from a recognized rating agency. Rating agency से credit rating लेना होगा
for informing the public the rating given to the company. Every company accepting secured deposits from the public shall within 30 days of such acceptance create a charge on its assets. अगर secured deposits है तो assets के ऊपर charge create करना होगा of an amount not less than the amount of deposits accepted in favor of the deposit holders. तो जितना अमाउंट का चार्ज है, जितना अमाउंट का डिपॉजिट है, उतने ही अमाउंट का चार्ज क्रिएट करना होगा. Repayment of deposits. Every deposit accepted by the company shall be repaid with interest as per terms of the agreement. जो terms and conditions के according deposits issue हुआ था, उसी according to those terms deposits repay भी करना होगा and interest के साथ repay करना होगा. अगर कंपनी डिपॉजिट या उसका इंटरेस्ट नहीं देता है तो डिपॉजिटर में अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल. ट्रिब्यूनल इसके पास डिपॉजिटर ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं. रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट. इस एक्ट में मतलब एप्लीकेबल होने से पहले अगर किसी कंपनी ने डिपॉजिट लेके रखा था तो दैट कंपनी शैल कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट फ्रॉम द एप्लीकेबल डेट. ठीक है. रजिस्ट्रार के पास फाइल करना होगा स्टेटमेंट ऑफ ऑल द डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड बाय द कंपनी. ऑल द डिपॉजिट जो कंपनी ने इस एक्ट में कमेंसमेंट के पहले ही जो एक्सेप्ट करके रखा था तो उसका स्टेटमेंट आरओसी को देना होगा कि हमने पहले से इतना इतना करके रखा है. उसका कितना अनपेड अमाउंट है, अलॉन्ग विथ अरेंजमेंट्स उसका रिपेमेंट कैसे करेंगे. रिपे विद इन 3 years फ्रॉम द कमेंसमेंट और बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड. 3 years के अंदर का डेट ऑफ कमेंसमेंट मतलब 1 April 2014 या फिर जिस 13-14 में ही ये एक्ट कमेंस हुआ था तो उससे 3 साल या अर्लियर आपको वो सारा पुराना जो डिपॉजिट है वो रिपे कर देना होगा. अगर कोई फ्रॉड करते हैं तो उसके लिए पनिशमेंट है. अगर 73-76 फॉलो नहीं किया है तो उसके लिए पनिशमेंट है. मैंने एक वीडियो शेयर किया था, आप लोगों ने देखा क्या? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट. ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट क्या होता है कि कंपनी इंडियन कंपनी तो इंडियन कंपनी अगर चाहती है कि मैं फॉरेन इन्वेस्टर्स से पैसा रेज करूँ तो कैसे करेगा? ये कंपनी तो शेयर इशू करते हैं, वो तो इंडियन रुपी में होता है, लेकिन वो पर्सन तो आके इंडिया में आके रुपी में कन्वर्ट करके उसके बाद इन्वेस्ट नहीं करेगा. वो तो बोलेगा कि मेरे को तो डॉलर्स में चाहिए, मैं तो डॉलर्स में इन्वेस्ट करूँगा. तो इसलिए क्या होता है कि डिपॉजिटरी बैंक होता है, मतलब अ बैंक एक्ट्स एज अ डिपॉजिटरी. तो वो क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इस इंडियन कंपनी के शेयर्स को इनटू ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट, इनटू डिपॉजिटरी रिसीप्ट. मतलब ये भी एक तरह का डॉक्यूमेंट ही होगा GDR. तो जो शेयर्स थे वो इंडियन रुपी में थे उसको कन्वर्ट करेंगे इनटू GDR. तो GDR विल बी डिनोमिनेटेड इन डॉलर्स या फॉरेन करेंसी. तो तब ये जो डिपॉजिटरी बैंक है ये सब जो GDRs है इस डॉलर्स में डिनोमिनेटेड GDRs को इशू कर देगा तो फॉरेन इन्वेस्टर्स. तो एक तरीके से फॉरेन मनी इज इन्वेस्टेड इन द इंडियन कंपनी, इसी को बोलते हैं GDRs. तो GDRs का प्रोविजन दिया हुआ है, अ कंपनी में इशू डिपॉजिटरी रिसीट्स इन एनी फॉरेन करेंसी. फॉरेन करेंसी में अगर इन्वेस्ट करना है तो GDR इशू कर सकते हैं. फॉर दिस पर्पज स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा. A company may issue depository receipts provided it is eligible to do so in terms of the scheme and relevant provisions of the foreign exchange management rules and regulations. Conditions in issuing GDR. GDR की conditions क्या क्या है? Board of Directors of the company shall pass resolution. Board of Directors का resolution होना होगा.
Company shall take prior approval by special resolution. A special resolution passed under section 62 for issue of shares underlying depository receipts shall be deemed to be a special resolution for this purpose. 62 में हमने पढ़ा था फर्दर इशू ऑफ शेयर्स, पहले एग्जिस्टिंग को देंगे, उसके बाद एम्प्लॉई को देंगे, उसके बाद हम लोग जाके किसी को भी दे सकते हैं. दैट वाज सेक्शन 62. तो 62 में अगर कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हो तो दैट विल बी डीम्ड एज स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर दिस सेक्शन. The depository receipt shall be issued by an overseas depository bank appointed by the company. जो depository bank होगा वो overseas depository bank होना होगा, वो जाके इंडियन कंपनी के शेयर्स को DR में कन्वर्ट कर देगा. The underlying shares shall be kept in the custody of a domestic custodian bank. जो इंडियन कंपनी के शेयर्स होगा वो डोमेस्टिक कस्टडियन बैंक के पास रखोगे एंड जो DDR इशू करेगा वो डिपॉजिटरी बैंक इशू कर देगा. Company shall ensure that the applicable provisions of the scheme, rules, regulations, guidelines of RBI are complied with. Company shall appoint merchant banker appoint करना होगा, CA, cost accountant, company secretary और ये और है, इन तीनों में से किसी एक को ओपन करने से चलेगा. to oversee all the compliances relating to issue of GDR. ये कंप्लाइन हो रही है ये देखने के लिए प्रोफेशनल को अपॉइंट करना होगा. Compliance report taken from the above professionals shall be placed at the meeting of the board or of the committee of the board in this regard to be held immediately after closure of all formalities of the issue. सारा formalities हो जाने के बाद जो रिपोर्ट होगा वो रिपोर्ट जाके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देना होगा. Committee of the board of directors shall have at least one independent director if the company requires to have independent director. Issue of depository. The depository receipts can be issued by way of public offering or private placement or any other manner prevalent abroad and may be listed or traded in any overseas listing or trading platform. ये जो GDR है ये बाहर के स्टॉक एक्सचेंजेस में ट्रेडिंग भी हो सकता है, ये प्राइवेट प्लेसमेंट भी हो सकता है, पब्लिक ऑफरिंग भी हो सकता है. Voting right. A holder of depository receipts may become member of the company. He shall be entitled to vote as such only on conversion of the depositories into underlying shares. जो depository receipts hold करता है वो एज ए depository receipts holder वो वोट नहीं कर सकता. अगर उसका शेयर्स अगर उसका DR कन्वर्ट हो जाता है इनटू शेयर्स तभी जाके एज ए शेयर होल्डर वो जाके कंपनी में वोट कर सकता है. The overseas depository shall be entitled to vote on behalf of the overseas depository. वैसे कौन वोट करेगा? The overseas depository shall be entitled to vote. Depository bank, जो overseas depository bank है वो shall be entitled to vote on behalf of holders of depository receipts until conversion. जब तक convert नहीं होता तब तक overseas bank will vote as a shareholder. Proceeds of the issue of depository issue shall be either remitted to a bank account in India. DR इशू करके जो पैसा मिला वो कहाँ जाएगा, किसको भेजेगा? Remitted to a bank account in India. इंडिया के कोई बैंक अकाउंट में भेजेगा. और deposit any Indian bank operating abroad. Abroad में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच होगा उसमें भेज सकते हैं. और any foreign bank which having operations in India. कोई डिजिटल बैंक होता है फिर और जो भी बार्कलेज बैंक है तो ये सब अगर बैंक फॉरेन बैंक्स ऑपरेटिंग इन इंडिया है तो वहाँ पे भी दे सकते हैं. Depository receipts prior to this act. Company which has issued depository receipts prior to this act shall comply with the requirements within 6 months of commencement. 6 months के अंदर of the commencement. ये तो बहुत पुराना ही बात होगी. 2014 में ये प्रोविजन खत्म हो गया. Certain provisions of the Companies Act are not applicable to the issue of GDR.
GDR को कौन से प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होते. प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड रूल्स इशूड देयरअंडर फॉर पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, provisions applicable to a prospectus